गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 10th। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में श्वसन तंत्र में हम लोग अध्ययन कर रहे थे श्वासोच्छ्वास का। तो श्वासोच्छ्वास जो होता है ना, वो यूं ही नहीं होता है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास में अंतः श्वसन और उच्छ्वसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों चरणों से गुजरना पड़ता है। और ये भौतिक प्रक्रिया है, ये इसको बहुत तामझाम नहीं इसमें ज़्यादा समझना। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे श्वासोच्छ्वास में इंस्पायरेशन और उच्छ्वसन यानी एक्सपायरेशन होता है। दिखाता हूँ मैं अपनी बॉडी से, उसके बाद फिर मैं इस पेज पर आता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह है इंस्पायरेशन, यह एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जो वायु है वायुमंडल की, उसको हम खींच रहे हैं। तो इस स्थिति में आप गौर कर सकते हैं कि मेरा वक्षस्थल फूल जा रहा है, ठीक है। फिर से देखिए इंस्पायरेशन, फिर एक्सपायरेशन, यानी कि ये श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया ब्रीथिंग हो रही है। ब्रीथिंग मीन्स श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। मैंने आपको बताया था श्वसन और सांस लेना में अंतर है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था। अब जो मैं कर रहा हूँ श्वासोच्छ्वास ही कर रहा हूँ, और श्वासोच्छ्वास 2 स्टेप में हो रहा है, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, ठीक है। तो गौर से फिर से देखें, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जो जिसे आप अपनी भाषा में सीना कहते हैं, वक्षस्थल वो फूल जा रहा है, और एक्सपायरेशन में सामान्य स्थिति में आ रहा है, ठीक है। आइए इससे संबंधित और भी बातों का चर्चा करते हैं पेज से। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने प्रैक्टिकली आपको बताया श्वासोच्छ्वास में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोनों में थोड़ा अंतर समझें। वायुमंडल से नंबर 1 अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन में क्या होता है कि वायुमंडल से वायु फेफड़े के अंदर जाती है और फेफड़े फूल जाते हैं, जैसा कि आपने प्रैक्टिकली देखा भी, ठीक। उच्छ्वसन में यानी एक्सपायरेशन में क्या हो रहा था, फेफड़े की वायु वायुमंडल में चली जाती है, जो अंदर से बाहर आई है, नासाघोष छोड़ा गया वायु, और फेफड़े पिचक जाते हैं। ये कहना गलत होगा पिचक जाते हैं, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि सामान्य अवस्था में चले आते हैं, यानी जैसे थे वैसे चले आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। वास्तव में जब हम गैस लेते हैं ना, जब बाहर को वायुमंडलीय गैस लेते हैं, तो अंदर जब वो जाता है तो क्या होता है कि फेफड़े जो होते हैं और क्या कहते हैं, वक्षीय गुहा, यानी जिसमें हमारे फेफड़े सेट हैं, सीने के अंदर वक्ष गुहा में कैविटी है ना, पसलियों से बनी हुई जो है कैविटी बनी है, जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है, इसी वजह से वो फूल जाते हैं, ठीक है। उसमें गैस भर जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, दोनों घट जाते हैं। कौन कौन दोनों घट जाते हैं, वक्षीय गुहा का आयतन और फेफड़े का आयतन, ठीक। अगला है डायफ्राम। नीचे वक्षस्थल में निचले हिस्से पर डायफ्राम जो होता है वो इंस्पायरेशन में चपटा हो जाता है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम सामान्य स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो यह है श्वासोच्छ्वास में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है अंतः श्वसन और उच्छ्वसन में अंतर बताइए, ठीक। अब आइए चर्चा करते हैं कि जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बाद क्या होता है, यानी कि फेफड़े तक ही, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया श्वासोच्छ्वास से फेफड़े तक की प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर किया गया था। अब आइए देखते हैं उसके आगे श्वसन में किन पथ से कैसे कैसे रक्त कहाँ कहाँ जाता है, ठीक। सॉरी, रक्त नहीं, O2 और CO2, यानी कि जो श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं, उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं वायुमंडल से जब O2 जाता है। तो इसके लिए देखिए मैंने चार्ट दे रखा है, आपको स्पष्ट देख लीजिए, इसका मैं फ़ोटो क्लिक करके भी भेजूंगा अभी, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडल से O2 नासा गुहा मतलब नोजल कैविटी आपको बताया गया था, से होता हुआ श्वसनली पहुंचता है, श्वसनली से श्वसनिका में, श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से कूपिका में। अब कूपिका में जब हम चलें तो कंसंट्रेट योर माइंड, यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इसको अभी मत ध्यान दीजिएगा, अभी आप इतना सिर्फ ध्यान दीजिए, इतना देखिए मेरे पेन को ध्यान से, इतना सिर्फ आप अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। कूपिका में क्या होता है, गैसीय विनिमय होता क्या है कि जो O2 आया था ना, वो कूपिका में, याद करिए, अपने दिमाग में चित्र ले आए, कूपिका कहाँ थी, कूपिका पर। मान लीजिए कूपिका है, ये ऐसे ऐसे मान लिया, ये कूपिका है। कूपिका पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, ठीक है। तो यह O2 क्या होता है, उसी रुधिर केशिकाओं में विसरित हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो जो O2 था वो किसमें मिल गया, रक्त में। किसमें मिल गया, रक्त में, ठीक है। अब रक्त में जैसे ही मिलता है तो रक्त में पहले से क्या है,
हीमोग्लोबिन, पहले से क्या है हीमोग्लोबिन। तो वह O2 जो यहाँ आया था, देखिए मैं प्लस करके दिखा रहा हूँ, जो O2 अभी रक्त में मिला है वह O2 यहाँ पर है, और पहले से ही रक्त में हीमोग्लोबिन था, वह हीमोग्लोबिन O2 को पकड़ कर क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब रक्त के साथ होता हुआ हमारे सेल्स में पहुंचता है, बॉडी सेल्स में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है, और वहाँ पर घटना क्या घटती है, उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि आप याद करिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में आपको बताया गया था कि भोजन पचने के बाद छोटी आंत पर जो माइक्रोविलाइज होते हैं वहाँ पर भी, जैसे इस कूपिका पर रुधिर केशिकाओं के जाल हैं, उसी तरह से वहाँ पर छोटी आंत में माइक्रोविलाइज पर भी रुधिर केशिकाओं के जालक थे, और जैव अणुओं को यानी ग्लूकोज को उन्होंने क्या किया था, रुधिर केशिकाओं के जाल ने अपने रक्त में मिला लिया था और लेकर सेल में पहुंचा था। ठीक है, तो जब वही ग्लूकोज सेल में जब पहुंचता है तो पाचन तंत्र से सेल में पहुंचा है ग्लूकोज, और इधर श्वसन तंत्र से पहुंच रहा है कौन, O2। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है O2। उसी सेल में, उस सेल में O2 पहुंचकर दहन क्रिया करके, ऑक्सीकरण क्रिया करके ऊर्जा निकालता है। इसीलिए O2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर अस, फॉर आवर लाइफ। ठीक है, यानी हमारे जीवन के लिए O2 सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है, इसको जानिए। यह O2 नहीं होता तो ऊर्जा हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, पाचन तंत्र में थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की गई थी। जब भोजन हम पाचन तंत्र से हमारे सेल्स में पहुंचता है, लेकिन जब O2 नहीं पहुंचेगा तो भोजन के जाने से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो भोजन होता है ना उसमें ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को सिर्फ O2 ही निकाल सकता है। इसीलिए श्वसन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का मुँह और नाक दोनों बंद कर दिया जाता है तो थोड़ी देर में वो छटपटा कर मर जाता है। क्यों, क्योंकि O2 नहीं पहुँच पाया। हर क्षण हमारे बॉडी में एनर्जी बनती रहती है, और उस एनर्जी को बनाने के लिए O2 चाहिए, और वह O2 उस समय नाक और मुंह बंद कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो O2 होता है वो पहुंच नहीं पाता है और एनर्जी मुक्त नहीं हो पाती, ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, और भी रीजन है नाक मुंह बंद करने के, फिलहाल अभी आप इससे संबंधित यही बात जानिए। O2 जब सेल में पहुंचता है तो वहाँ क्या हो गया, O2 जो है चला गया अपना उपापचय क्रिया करने के लिए। यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया मतलब वही ऑक्सीकरण क्रिया वगैरह जिसमें ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, उपापचय क्रिया करता है अपना, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह O2 किस रक्त के साथ किस रूप में आया था, यहाँ पर बैक पर चलिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ, O2 और हीमोग्लोबिन मिले हुए थे। ठीक है, तो जब यह O2 यहाँ फ्री होगा तो आप क्या सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब O2 चला गया अपना काम करने तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी तत्व होता है, टेम्परेरी कंपाउंड होता है। ठीक है, यौगिक होते हैं। अस्थायी का मतलब ये हो कि जिनसे जो बना हो उनसे फिर टूट जाए। जैसे यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया ब्लड सेल में, तो सेल में यह O2 और हीमोग्लोबिन में टूट गया, O2 अपना काम करने लगा। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन फ्री हो गया है, और जब फ्री हो गया है तो उसके पहले जो हुई थी क्रिया उपापचय की, उसमें CO2 बना था। क्या बना था, CO2। ठीक है, अब यह हीमोग्लोबिन जो फ्री हुआ है अभी CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके साथ क्रिया कर लेता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एरो मारा है, यहाँ एरो मारा है, यहाँ पर भी लगाया है। तो ये क्या बता रहा है कि कोशिका में CO2 था पहले से ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोशिका में क्या था, CO2, और अभी क्या पहुंचा है, हीमोग्लोबिन। अब यह हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ देगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन दिया है, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। थोड़ा स्पष्ट नहीं है लिखने में, तो सुनकर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चलेगा फिर उन्हीं पथ से होता हो जिन पथ से O2 आया था, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जैसे से आया था, अब उन्हीं पथ से होता हुआ अब कहाँ पहुँचेगा, फेफड़े में हमारी कूपिका के पास। कहाँ पहुँचेगा, फेफड़े में हमारी कूपिका के पास, और वहाँ पर कूपिका को ले जाकर क्या करेगा, CO2 को दे देगा। यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ, CO2 को दे देगा, CO2 यहाँ मैंने लिख दिया है, आप अपने ब्रैकेट में अगल बगल लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, CO2 को कूपिका को दे दिया, और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, फ्री हो गया। ये तभी होता है जिस समय CO2 को कूपिका को दिया जा रहा है, उसी समय फ्री हीमोग्लोबिन O2 को ऑब्जर्व करता है, फिर ये वाली क्रिया होती है जैसा कि आप देखे हैं, और यह चक्रण चलता रहता है। कूपिका से CO2 को देना और O2 को लेना गैसीय विनिमय है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्या है, गैसीय विनिमय। ठीक है ना, अब कूपिका में CO2 पहुँचा है, चूँकि आप पहले से ही जानते हैं कि CO2 क्या होता है, शरीर से मुक्त किया जाता है, हमारे लिए हानिकारक यौगिक है ये, इसलिए मुक्त किया जाता है। तो CO2 को क्या किया गया है,
श्वसन का श्वसनी श्वास नली से नासा गुहा से होते हुए फिर वायुमंडल में CO2 क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। आप चित्र को देख सकते हैं, CO2 को मुक्त कर दिया गया। फिर जिस समय मुक्त करते हैं, फिर अब ये समझ सकते हैं एक चीज़ और मुझे इस अंतर में बताना चाहिए था। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि अंतः श्वसन में O2 अंदर जाता है और उच्छ्वसन में CO2 बाहर आता है। यहाँ पर लिख सकते हैं O2 अंदर कहाँ, शरीर के अंदर जाता है, और यहाँ लिख सकते हैं कि CO2 शरीर से बाहर आता है। ठीक है, सुनते भी रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखा आपने, तो जब हमने सांस लिया था तो आप प्रैक्टिकली जब मैंने बताया तो आप समझ सकते हैं कि O2 अंदर जा रहा है, ठीक है। और फिर जब हम छोड़े हैं तो वही CO2, तो वो जो O2 का आना जाना है वो इसी तरह से आता जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी ही देर में कितनी क्रियाएं हो गई है ना, एक ही बार में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेने की प्रक्रिया है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन एक बार में, ठीक है, एक बार में जब अंतः श्वसन और उच्छ्वसन होता है, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एक बार जब होता है, तो इसमें ध्यान से सुनिएगा 500 ml वायु का जो है आवागमन होता है। ठीक है, 500 ml वायु का आवागमन होता है एक बार के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, श्वासोच्छ्वास की दर 15 से 18 चक्र प्रति मिनट होती है। दिमाग में रखिएगा, इसको सुनकर नोट कर लीजिएगा कि श्वासोच्छ्वास की दर 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। मतलब सांस लेने की जो क्रिया है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास मतलब दोनों मिलाकर है ना एक साथ। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, यानी कि हम 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है श्वासोच्छ्वास करते हैं। मतलब अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों मिलाकर एक श्वासोच्छ्वास बनाएगा, ये दोनों मिलाकर एक श्वासोच्छ्वास बनाएगा। तो यह 1 2 3 ऐसे करके 15 से 18 बार जो 1 मिनट में इतना चक्र बनता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन और दहन में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। श्वसन और दहन यानी कि रिस्पायरेशन और बर्निंग में क्या अंतर होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि सेल में जब भोजन पहुंचता है तो उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। ठीक है, तो वह दहन जो होता है उसमें भी एनर्जी निकलती है, श्वसन में भी एनर्जी निकलती है। इसी वजह से, एनर्जी की ही वजह से दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो चलिए बताते हैं, इसका मैं फोटो इसका भी क्लिक करके भेज दूंगा। चलिए देखते हैं कि जो श्वसन होती है यह जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, यानी जीवों के अंदर होने वाली क्रिया है और कोशिका के भीतर होती है, जबकि यह एक रासायनिक क्रिया है जिसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह रासायनिक क्रिया है। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, यानी कि एक तरह से दहन होता है, जलन होता है, भोजन को जलाया जाता है। ठीक है, आगे की बात, यह कई चरणों में पूर्ण होती है, यानी कि यह स्टेप बाय स्टेप कई चरण लग जाते हैं ऐसी क्रिया होने में, और एंजाइम से ही नियंत्रित रहती है। यानी कि ये जब होगी क्रिया श्वसन की, तो जब वहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होने लगेगी, ऑक्सीकरण के साथ साथ एनर्जी निकलेगी और भी तमाम जो गैस वगैरह का जो क्या कहते हैं लेन देन है, तमाम बातें हैं, तो उन सब में एंजाइम की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बिना एंजाइम के हेल्प के यह क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, जबकि यह सरल रासायनिक क्रिया है और एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है। इसमें किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा अनेक चरणों में पूर्ण होती है। जब इसमें अनेक चरण आएंगे तो जितने चरण आते हैं लगभग सारे चरण में ऊर्जा कहीं कहीं मुक्त होती रहती है, और इसमें एक ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, एक ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, फिर देखिए, ऊर्जा का अधिकांश भाग ATP में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एक लिस्ट में भेजूंगा आप लोगों के लिए। उस लिस्ट में क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे ATP का फुल फॉर्म, ADP का फुल फॉर्म, NADP का फुल फॉर्म, इस तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको मुझे समझाना नहीं, आपको लर्न करना है। जितना मैं बता दिया इस चैप्टर में, अब इसी बेस पर आपको सेल्फ स्टडी के लिए 1 पेज 2 पेज जो भी होगा भेजूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए, ऊर्जा का अधिकांश भाग ATP में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब श्वसन क्रिया हो जाती है तो जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, ATP एक प्रकार की अणु है। ठीक है, इसमें ऊर्जा संचित हुई रहती है। इसमें ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है ऊष्मा और प्रकाश, दिमाग में रखेंगे, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। आप वैसे भी देख लीजिए, जब बाहर आप कुछ ईंधन जलाते हैं तो क्या होता है, वो गर्मी आपको मिलती है और प्रकाश मिलता है, दिखता ही है वही चीज़। ठीक है ना, तो ये होती है दहन और श्वसन में अंतर। ठीक, आइए स्टूडेंट्स, अब हम
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर टॉपिक लेकर आए हैं, ऑक्सी या वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन और अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनमें बहुत अंतर पूछता है, तो अंतर के पहले हम ये जाने होते क्या हैं। ठीक है, तो पहली लाइन आपका स्पष्ट कर दे रहा है कि ऐसी आपको बता दें काफ़ी जो सरल संरचना के जीव होते हैं, जैसे एक कोश की प्राणी। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन करना पड़ता है। उन्हें भी तो जीवित रहना, श्वसन का उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना, तो उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे सरल संरचना के जीव हैं जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन हो जाता है। ध्यान रखें, थोड़ी देर पहले मैं बताया कि बिना ऊर्जा के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा मिल नहीं सकती। तो कैसे जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है, यहाँ पर नाम लिखा है ना श्वसन, तो इस प्रकार के श्वसन को हम अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऐसा श्वसन जिसमें O2, वह श्वसन जिसमें O2 उपस्थित होता है, यानी O2 की उपस्थिति में ही जब श्वसन होता है तो वायवीय या ऑक्सी श्वसन होता है, और जब O2 की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो वह अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, चलिए अब दोनों में अंतर को समझते चलें। तो पहला तो अंतर यही हो गया कि O2 वायवीय या ऑक्सी श्वसन जो होता है O2 की उपस्थिति में होता है, और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। अगला, यह क्रिया कोशिका द्रव्य जब सेल जानते हैं ना आप लोग, कोशिका के भीतर यह O2 जब पहुंचता है तो कोशिका द्रव्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखे होंगे आप लोग चित्र को, पिछले क्लास में हमने ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो कोशिका द्रव्य में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है पूर्ण होती है। कौन? वायवीय श्वसन। जबकि यह केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है, मतलब वो कोशिका द्रव्य में, इसमें ही केवल रह जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। ठीक है ना, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अरे भाई, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकरण होगा ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऊर्जा लेने के लिए जब O2 नहीं रहता है तब भी जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकृत वो होने लगता है, और जब किसी साधन के बिना कोई काम होगा तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा, वो काम पूरा ढंग से नहीं होगा, और ढंग से भी नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि पूरा भी नहीं होगा, यानी अपूर्ण होगा। ठीक है, तो जब वो साधन है ही नहीं ऑक्सीजन इसके पास, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो होता है लेकिन अपूर्ण होता है। ठीक है, अगला अंतर, इसमें CO2 H2O बनता है, यानी कि अभी जो आप यहाँ जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, अभी रिएक्शन बता देगा ये सारी बातों को, कि इसमें अंतिम प्रोडक्ट जब क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब ऑक्सी श्वसन होती है तो अंतिम प्रोडक्ट CO2 और H2O बनते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ठीक है, और जबकि इसमें एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल बनता है और CO2 बनता है, यानी CO2 इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें जल बनेगा क्योंकि इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, और इसमें नहीं पूर्ण हो पाया, देखिए इसलिए C रह गया। ध्यान दीजिए, ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, तो इसमें C है। ठीक है, तो वह C इसका रह ही जाता है, क्यों? क्योंकि उसका अपूर्ण हुआ, पूर्ण तो हुआ नहीं, इस वजह से इसमें C2H5OH रह गया। ठीक है, आगे बात करें कि जब ग्लूकोज का यहाँ ये सिंबल दिया गया है, कोई रिएक्शन नहीं है, केवल मैंने एक सिंबल दिया, आपको एक ट्रिक बनाया है आपको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, कि एक ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जैसे मेरा पेन जा रहा है वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, और वैसे ही समीकरण में लिखा है, उसको आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। कि फिर से देखें, एक ग्लूकोज अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जो 38 ATP अणु के रूप में संचित रहती है। ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इधर क्या होता है, एक ग्लूकोज अणु का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, भाई जब ऑक्सीजन है तो इसलिए अपूर्ण ऑक्सीकरण लिखा गया है। ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो मात्र 27 किलो कैलोरी ऊर्जा, एक तरह से दोनों का यहाँ पर तुलना कर सकते हैं आप, देखिए बहुत कम ऊर्जा हो गई। ठीक है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे सिर्फ 2 ATP अणु ही बन पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये समीकरण को हम समझेंगे। समीकरण अगर आप लर्न कर लेंगे ना अच्छे से स्टूडेंट्स, कभी कभी परीक्षा पूछ भी लेता है कि श्वसन में होने वाले समीकरण को, जब श्वसन में होने वाले समीकरण की बात होगी तो समझ लीजिए वायवीय श्वसन की ही बात हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा पूछा है श्वसन का समीकरण दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के उल्टा ये होता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो उसको उसमें बताएंगे। तो अभी आप ये जानिए C6H12O6, यानी ग्लूकोज जो भोजन था पाचन तंत्र से कोशिका पहुंचा है और श्वसन तंत्र से O2 पहुंचा है, तो कौन जब O2 पहुंचा है, O2 की उपस्थिति में यहाँ क्रिया हो रही है, तो क्या होगी, ऑक्सी श्वसन होगी। क्या होगी, ऑक्सी श्वसन, और क्या बनेगी, C6 से 6
कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। यहाँ सिंबल दिया गया ऊपर का, मतलब ये गैस है, ऊपर निकल जाएगा। सिंबल बताता है कि ये गैस है, ठीक है, ऊपर वाला, क्योंकि गैस ऊपर ही उड़ते हैं। फिर 6 जल के अणु बनेंगे और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। और यहाँ पर देखिए इसका जो है, अब यहाँ पर O2 प्लस नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर O2 होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना O2, लेकिन यहाँ प्लस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O2 होती ही नहीं है, तो आप पहले ही जान चुके हैं। तो इस प्रकार की क्रिया क्या होगी? अनाक्षी श्वसन होगी। और अनाक्षी श्वसन में देखिए जो पहले आपको बताया गया क्या क्या जो बनता है प्रोडक्ट, वो देखिए बन रहा है। यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन रहे हैं, 2 एल्कोहल के अणु बन रहे हैं और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, कुछ बातें हैं, उसको मैं एक पेज पर क्लिक करके भेज दूंगा, ठीक है, लिखकर। उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। समझाने की जितने टॉपिक्स थे मैंने सबको समझा दिया है। अब सेल्फ स्टडी के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग स्वाध्याय कर लीजिएगा, मैं भेजूँगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।